हम ये समझते हैं कि ये जो पूरा नर्वस सिस्टम जिससे बना है, जो इनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं, न्यूरॉन जिनको हम कहते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये काम कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये देखो कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कैसा दिखाई देता है। ठीक है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसको समझने की जरूरत है। न्यूरॉन दिखता कैसे है, ठीक है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा देखना उसको। कुछ ऐसा हमारा जो न्यूरॉन है वो दिखाई देता है। ये है स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। जो न्यूरॉन आपके जो नर्व सेल हैं, जिससे पूरा आपका नर्वस सिस्टम बना हुआ है, उनकी जो सेल है वो कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं। अब इसके 4 मेजर पार्ट्स हैं, है ना, उसको समझ लेते हैं, जो आपको बिल्कुल याद करना ही करना है, इनका फंक्शन भी याद करना है। तो सबसे पहले ये जो बीच का रीजन है ये न्यूक्लियस हो जाता है। ये सेल बॉडी है, जो इसके राइट साइड का रीजन है पूरा सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस हो गया। ये जो आपका ब्रांचेस दिखाई दे रही है ये डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स हैं, ये पूरी सेल बॉडी है। ये जो बीच में बॉक्सेस जैसा दिखाई दे रहा है ये आपका एक्सॉन्स है ना। और ये जो लास्ट का रीजन है इसको हम एक्सॉन टर्मिनल बोल देते हैं, या एक्सोनल एंड बोल देते हैं, टर्मिनल पार्ट है। क्लियर हो गया। कुछ और भी इसमें पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, है ना। ऐसे समझो कि ये जो लास्ट में बॉल जैसा स्ट्रक्चर है ये आपका साइनेप्टिक नॉब कहलाता है, साइनेप्टिक नॉब कहलाता है ना। नॉब जैसे बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, नॉब कहलाता है। अभी समझेंगे क्या है। जो एक्सोन होता है, एक्सोन के बीच में डेप्थ्स होते हैं, है ना, गहराइयां होती हैं, दबे भी होते हैं, इनको हम कह देते हैं नोड ऑफ रेनवीयर। ठीक, एक्सोन एक मेम्ब्रेन से ढके होते हैं, है ना, इनको हम कह देते हैं माइलिन शीथ। ठीक, इनके बीच में एक आपको छोटे छोटे सेल्स दिखाई दे रहे होंगे, इसको जुबान सेल्स कहते हैं, सेल्स के अंदर सेल्स। ठीक, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये उसके पार्ट्स होते हैं, नाम होते हैं। हम डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे फंक्शन करता है ना। एक न्यूरॉन में कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होता है। अब ये जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। अब हम डिटेल में समझेंगे कि इतनी तेज ये काम कैसे कर पाता है, क्योंकि हम एक स्टेप समझेंगे, है ना। कैसे होता है देखो, जैसे ही ऐसे समझो कि जो डेंड्राइट है, ये जो अलग अलग डेंड्राइट्स हैं अलग अलग न्यूरॉन के साथ जुड़े हुए हैं, है ना, अलग अलग न्यूरॉन के टर्मिनल एंड के साथ जुड़े हुए हैं। ये क्या करते हैं, सिग्नल को कैच करने का काम करते हैं, सिग्नल को लेने का काम करते हैं। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं न्यूरॉन के अंदर, वो सिग्नल आगे को ट्रांसमिट हो रहा है। कहाँ ट्रांसमिट हो रहा है, एक्सोनल रीजन में आगे को ट्रांसमिट होता है, और टर्मिनल रीजन से वो निकल जाता है। कहाँ निकलता है, दूसरे न्यूरॉन में। बात समझ में आ गई कैसे डेंड्राइट सिग्नल को ले रहे हैं, एक्सोनल रीजन में वो आगे को ट्रेवल कर रहा है, न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, और दूसरे न्यूरॉन में चले जा रहा है टर्मिनल रीजन से। समझ में आ गया। अब डेंड्राइट का जो फंक्शन है वो मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में बता दूंगा कैसे होता है। पहले हम ये समझते थे कि एक्सोनल जो रीजन है उसमें हमारा सिग्नल ट्रांसमिट कैसे होता है, कि एक्सॉन में जो सिग्नल है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे करंट जनरेट होता है। ऐसे समझो कि इसके अंदर एक क्या है, न्यूरल मेम्ब्रेन होती है। एक्सॉन के अंदर क्या होती है, न्यूरल मेम्ब्रेन होती है ना। और यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे आपके ढेर सारे आयंस स्टोर होते हैं। क्या होते हैं, ढेर सारे आयंस स्टोर्ड होते हैं, मतलब आयंस प्रेजेंट रहते हैं। उन आयंस को कहते हैं सोडियम और पोटेशियम आयन, मतलब वो सोडियम और पोटेशियम आयन इनके पास होते हैं।
ये सोडियम और पोटेशियम आयन ही अपना पंप तैयार करते हैं, जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। यही आगे को स्टेज बाय स्टेज ट्रेवल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, करंट फॉर्म होता है ना। कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। अब पहले समझो कि रेस्टिंग फेज क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है ना। रेस्टिंग पोटेंशियल वो होता है कि जब न्यूरॉन के पास कोई काम नहीं है, कोई सिग्नल नहीं आ रहा, रेस्ट फेज में बस आराम कर रहे हैं, मस्त है ना, बेड़ी मार रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पे मेम्ब्रेन भी बिल्कुल आराम कर रही होगी। जो बाहर आयन है, मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन के फेवर में होती है। पोटेशियम आयंस को अंदर जाने के लिए वो बिल्कुल बेताब है, मतलब मेम्ब्रेन अलाउ करेगी कि पोटेशियम आयन अंदर आ जाए, है ना। पोटेशियम आयन के लिए वो परमिएबल होगी। कौन? मेम्ब्रेन। क्या नाम है मेम्ब्रेन का? न्यूरल मेम्ब्रेन। और सोडियम आयन के लिए वो मेम्ब्रेन क्या होगी? इम्परमिएबल होगी। सोडियम आयन के लिए वो मेम्ब्रेन क्या होगी? इम्परमिएबल होगी। ध्यान दो, पोटेशियम आयन के लिए वो परमिएबल है और सोडियम आयन के लिए वो इम्परमिएबल है। कब? रेस्टिंग पोटेंशियल में। दूसरा आ जाता है आपका एक्शन पोटेंशियल। दूसरा क्या आ जाता है आपका? एक्शन पोटेंशियल। अब ये एक्शन पोटेंशियल होता क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे ही सिग्नल यहाँ आया, डेंड्राइट्स ने सिग्नल अंदर ले लिया, तो इनमें हलचल मच गई कि भैया सिग्नल आ गया, चलो उठो काम करो, एक्टिव होगी सारे के सारे, है ना। तो यहाँ पे जो आयंस थे वो एक्टिव हो गए, मेम्ब्रेन भी आपकी एक्टिव होगी, तो एक्शन पोटेंशियल चालू हो जाता है। अब जैसे ही सिग्नल आगे को ट्रांसमिट होना होता है एक्सोनल एंड से, होता क्या है कि चैनल खुल जाते हैं और ये पोटेशियम आयन क्या हो जाते हैं? अंदर आने लग जाते हैं। पोटेशियम आयन क्या हो जाते हैं? अंदर आने लग जाते हैं। और सोडियम आयन आपके बाहर जाने लग जाते हैं। सोडियम आयन आपके क्या होने लग जाते हैं? बाहर जाने लग जाते हैं। क्लियर हो गया? अब इनके नंबर होते हैं, जैसे एक बार में, है ना, एक बार में 2 पोटेशियम आयन अगर अंदर जाते हैं, 2 पोटेशियम आयन अगर अंदर जाते हैं, तो 3 सोडियम आयन क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। 2 पोटेशियम आयन अगर अंदर जा रहे हैं तो 3 सोडियम आयन क्या हो जा रहे हैं? बाहर हो जा रहे हैं। तो होता क्या है, पोटेशियम आयन अंदर चले गए, पोटेशियम 2 है, और सोडियम आयन बाहर आ गए, वो 3 है। जिससे क्या होगा, जो मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 2 पोटेशियम आयन अंदर गए हैं और बाहर कितने आए हैं? 3 सोडियम आयन बाहर आए हैं, है ना। तो आउटसाइड द मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। आउटसाइड द मेम्ब्रेन कौन सा चार्ज डेवलप करेगा? पॉजिटिव चार्ज। याद रखो क्या कह रहा हूं मैं, आयंस कैसे ट्रेवल कर रहे हैं? रेस्टिंग फेज में है, पोटेशियम के लिए खुला हुआ है, सोडियम के लिए खुला नहीं है। तो एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा? चैनल ओपन होगा, तो पोटेशियम आयन अंदर जाएगा, कितने? 2, और फिर सोडियम आयन बाहर आएंगे, कितने? 3। पोटेशियम आयन अंदर जाएंगे 2, सोडियम आयन बाहर आएंगे 3। ये क्यों होता है? क्योंकि कंसंट्रेशन में डिफरेंस है। ऑलरेडी अंदर सोडियम आयन प्रेजेंट है, तो जो बाहर सोडियम आयन है उनको अलाउ नहीं करा जाएगा, है ना। डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, राइट। तो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होता है, अंदर कम होता है, इसलिए पोटेशियम आयन अंदर चले जाते हैं। और सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होता है, सॉरी अंदर ज्यादा होता है और बाहर कम होता है, जिसके लिए सोडियम आयन बाहर आ जाते हैं। तो 2 पोटेशियम आयन अंदर जा रहे हैं, 3 सोडियम आयन बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जा रहा है और बाहर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जा रहा है। यही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट होता है और फ्लो करता है, उसी से हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होते हैं? जनरेट होते हैं, करंट फ्लो होता है। आपने पढ़ा है करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, पता ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव चार्ज मेम्ब्रेन के अंदर फ्लो कर रहे हैं, करंट बह रही है। समझ में आ गया, है ना। तो ऐसे करते करते एक्सोनल रीजन में आपका क्या करता है? सिग्नल ट्रांसमिट होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, जो आपका आयनिक डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसके वजह से फ्लो होता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है ना। अब ये काफ़ी डिटेल में हो गया, आपकी
10th में इतना कुछ है नहीं, बस आप इतना याद रखना कि सोडियम और पोटेशियम आयंस होते हैं जो वर्क करते हैं, इनके चैनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफर होते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते, करंट फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाते हैं। कहाँ? एक्सॉन में बनाते हैं, है ना। कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक्चुअली हमारा मोटिव ये रहता है कि बच्चा अगर 10th क्लास में है तो हम उसको उसका बेस अच्छा तैयार करें, है ना, ताकि 11th 12th में उसको समस्याओं का सामना ना करना पड़े, और जब वो नीट और जेईई जैसे एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करे तो उसके पास अच्छा खासा बेस हो, उसको चीज़ों के बारे में ऑलरेडी थोड़ा सा पता हो, ताकि चीज़ों को समझने के लिए या उस टाइम पे एक्स्ट्रा चीज़ें ग्रैब करने के लिए उसको मदद मिले, है ना। तो ताकि बेस ज़्यादा अच्छा हो, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा बताते चले। इतना समझ में आ गया कि एक्सॉन में कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होता है। अब बात आ जाती है कि लास्ट वाले पोर्शन में ऐसा क्या होता है ना। लास्ट वाले पोर्शन में कैसे सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो आपका लास्ट रीजन है, एक्सॉन टर्मिनल है, वो कैसा दिखाई देता है? आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे बॉल दिखाई दे रहे हैं। ये बॉल ऐसे समझ लो कि लास्ट पार्ट है, और इसी के थोड़ा सा गैप होता है इनके बीच में, और वहीं पे आपका डेंड्राइट जो होते हैं वो आपके बन जाते हैं। ये मान लो दूसरा न्यूरॉन है, ठीक। तो जो आपका टर्मिनल रीजन होता है, टर्मिनल रीजन एक इस टाइप का फॉर्म करता है स्ट्रक्चर, ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम नॉब कह देते हैं। ये साइनेप्टिक नॉब है। ये क्या है? साइनेप्टिक नॉब। ये जो रीजन है इसी को मैं एनलार्ज करके यहाँ पे बता रहा हूँ कि एंड पॉइंट पर ऐसा क्या होता है। बात समझ में आ गई? अब ये वाला जो रीजन मैं बना रहा हूँ ये आपका डेंड्राइटिक रीजन है। ये कौन सा रीजन है? डेंड्राइटिक रीजन है। कौन से न्यूरॉन का? अगले न्यूरॉन का, जहां सिग्नल ट्रांसफर होगा इस वाले न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में ट्रांसफर होगा, उसका डेंड्राइट इसके साथ, इसके नजदीक होगा बिल्कुल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जुड़ा होगा, क्योंकि उनके बीच में गैप होता है जिसको हम साइनेप्स कहते हैं। याद रखना कि टर्मिनल रीजन जो है एक न्यूरॉन का और दूसरे न्यूरॉन का जो स्टार्टिंग रीजन है, डेंड्राइट रीजन है, उसके बीच में एक गैप होता है जिसको हम क्या कह देते हैं? साइनेप्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? साइनेप्स। ये जो है ये आपका क्या है? साइनेप्स है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझ में आ गया? एक्सोनल टर्मिनल और डेंड्राइट के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या कह देते हैं? साइनेप्स कह देते हैं। ये डेंड्राइट रीजन है। ये क्या है? डेंड्राइट रीजन है। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब ये जो एक्सॉन टर्मिनल की जो लेयर है, यहाँ पे मेम्ब्रेन लेयर होती है, इसको हम प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट कह देते हैं, और इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट कह देते हैं। और बीच वाला जो हिस्सा है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट और बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये तीनों मिलके ही क्या बना रहे हैं? साइनेप्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है। ये खाली एरिया नहीं होता, इसके बीच में भी एक फ्लूइड भरा हुआ होता है ना, जिसमें केमिकल रिलीज होते हैं और आगे क्या होते हैं? ट्रेवल करते हैं, है ना। खाली स्पेस नहीं होता, इतना याद रखना। ये आपका क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक। अब यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट हुए, उन्होंने क्या कर दिया? आगे जाके न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म कर दिए। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो बने हुए थे उनको आगे को धकेल दिया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल खत्म। यहाँ पे आगे को क्या शुरू हो जाएगा? आपका केमिकल सिग्नल शुरू हो जाएगा। कैसे? न्यूरोट्रांसमीटर छोटे छोटे पाउचेस होते हैं जिसके अंदर केमिकल भरा रहता है, उस केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये जो केमिकल के पाउचेस होते हैं आगे को ट्रेवल करते हैं, है ना। ये जो केमिकल पाउचेस होते हैं आगे को क्या करते हैं? ये नॉब है, ये लास्ट में बॉल जैसा नॉब जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें छोटे छोटे न्यूरोट्रांसमीटर्स की क्या होते हैं? पाउचेस होते हैं। ये आगे को ट्रेवल करते हैं, ऐसे करके समझ। जैसे ये एंड पॉइंट पर आएंगे खुल जाते हैं, तो इसके अंदर के जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सारे के सारे यहाँ फैल जाते हैं। इनके अंदर क्या भरे हुए हैं? पाउचेस में न्यूरोट्रांसमीटर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल नेम है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। कौन सा केमिकल होता है न्यूरॉन्स के अंदर? न्यूरोट्रांसमीटर। याद रखोगे क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। एंड पॉइंट पर
ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगी साइनेप्स में, जो गैप है भी उसमें, यहाँ पे एक फ्लूइड है उसमें जाके ये रिलीज हो जाते हैं। ठीक, याद रखना इसको क्या है, न्यूरो न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल है। अब ये केमिकल रिलीज होगी किसमें, साइनेप्स में, जो बीच का खाली पोर्शन है वहां पे रिलीज होगी। अब आ जाती है डेंड्राइट की बात। अब आप ये समझोगे कि डेंड्राइट कैसे काम करता है, तो ऐसे समझो कि डेंड्राइट्स में चैनल्स बने हुए हैं। डेंड्राइट्स में क्या बने हुए हैं, चैनल्स बने हुए हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये रिलीज हुए यहाँ पे, इनका कंसंट्रेशन बढ़ गया, और ये चैनल्स जो होते हैं ये अलाउ करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को कि वो अंदर को ट्रेवल करें। तो ये चैनल्स के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ हो जाएंगे, अंदर को घुस जाएंगे, अंदर को ट्रेवल कर जाएंगे। याद रखना कि दो न्यूरॉन्स आपस में एकदम चिपके हुए नहीं होते, उनके बीच में गैप होता है जिसको हम साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स वाले रीजन में न्यूरोट्रांसमीटर फ्लो करते हैं टर्मिनल एंड से डेंड्राइटिक एंड में, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि एक न्यूरॉन से जब दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसमिट होता है वहां पे कौन सा मीन काम करता है, कौन सा मीडियम काम करता है, आप याद रखना केमिकल मीडियम। केमिकल का नाम न्यूरोट्रांसमीटर। बीच का गैप जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं, साइनेप्स कह देते हैं। इतना क्लियर हो गया है ना। अब ये डेंड्राइट कैसे काम करते हैं, डेंड्राइट्स में चैनल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं या कैच कर लेते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये केमिकल अंदर जाते हैं, जैसे ही अंदर जाते हैं दोबारा से कोई कहानी शुरू हो जाती है, इनको पता लग जाता है, ये इनको क्या पता लगता है कि भैया सिग्नल आ गए हैं, एक्टिवेट हो जाओ। फिर सोडियम पोटेशियम पंप काम करते करते फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन में क्या करते हैं। तो ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप जो हमारे सिग्नल्स हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे में ऐसे करते पूरी बॉडी में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी आप आगे जाके रिफ्लेक्स एक्शन समझोगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये काम कितनी तेज हो रहा है। इज इट क्लियर?